नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। अमेरिका की भारत के साथ जो डील हुई है, टैरिफ में कमी आई है, 18% कर दिया है ट्रंप साहब ने। उसको लेकर अमेरिका और हिंदुस्तान में दोनों जगह क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है और क्या समझ रहे हैं अमेरिका के लोग और हिंदुस्तान के लोग। तो आप देख ही रहे हैं कितना बवाल कटा हुआ है, हंगामा हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सरकार झुक गई है। बहुत सारे लोग इसे फादर ऑफ डील्स भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कमाल हो गया, मोदी साहब के आगे ट्रंप साहब झुक गए। अब कौन किसके आगे झुका है? ट्रंप साहब के आगे मोदी साहब झुके हैं, मोदी जी के आगे ट्रंप साहब झुके। अमेरिका का फायदा है, भारत का फायदा है, इस सब पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन हमने कहा कि बात करनी चाहिए ग्राउंड जीरो से। तो यूएसए में, अमेरिका में क्या रिएक्शन है और अमेरिका इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी डील को कैसे देखता है और हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के नजरिए से कैसे वहां देखते हैं। इसके लिए हिंदुस्तान की हमारी आवाज पूर्णिमा नाथ जी वहां पर हैं, यूएसए में हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी में भी रही हैं, इलेक्शन भी लड़ा है, ट्रंप साहब को बेहतर तरीके से समझती हैं और हिंदुस्तान में तो उनका दिल बसता ही है। तो इसलिए हमने कहा पूर्णिमा जी को ही परेशान किया जाए। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपको हमने परेशान किया। लेकिन हमने कहा कि ग्राउंड जीरो से समझना चाहिए। कैसे आप देख रहे हैं इसको? नमस्ते विजय जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए वापस। और आपसे बात करके भी बहुत मुझे सीखने का मिलता है। यहाँ पे आपने ट्रेड डील के बारे में बात करना चाहे, आपको बताऊं कि इसकी जो ओपिनियन है वो डाइवर्स है। इट डिपेंड्स ऑन हु यू आस्क। आप यस। रिपब्लिकन पार्टी की आप किसी को भी आप पूछेंगे तो ऑब्वियसली द नैरेटिव इज ट्रम्प इज द डैडी, ट्रम्प इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया में किसी को भी पूछेंगे जो मोदी सपोर्टर है, वो बोलेंगे मोदी झुका दिया ट्रम्प को। सो इट डिपेंड्स ऑन हु यू आस्क, बट आई थिंक वी जो भी क्रिटिकली कुछ भी एनालिसिस करते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आई अंडरस्टैंड द पार्टी प्रेशर्स एंड पॉलिटिकल गेम, पर ऑल्सो अगर आप ऑब्जेक्टिव रहना चाहते हो और इन जनरल पब्लिक सर्विस के लिए पॉलिटिक्स करते हो, तब आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली कोई भी चीज आपको एनालाइज करना जरूरी होता है. So I look at it from that point, that standpoint. Very simply, I came to politics for public service. Public service, जानते हुए politics is the dirtiest path, it's filthiest path. बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आपको फ्रॉड करना पड़ेगा, आपको कुछ भी करना पड़ेगा पोजीशन के लिए। बट आई एम नॉट लाइक दैट। मैं लड़ती रहूंगी सारा जिंदगी, पोजीशन मिले या ना आप मिले। लड़ रही हैं लगातार। It doesn't matter, the position doesn't define my opinion. So I think you can see from my view also बहुत independent है, even though I'm a Republican and actually very staunch Trump supporter at one point of time. 10 साल उनको support किया, उनको campaign किया, उनके लिए हिंदूज एंड ट्रम्प प्रमोट किया है। रिपब्लिकन पार्टी में हम लोग हिंदूज को अंडर द अम्ब्रेला लेके आए। पर ये जो ट्रेड डील है उसमें काफी सारी चीज हमें पता नहीं है, एंड दैट्स द ट्रूथ। आप ट्रम्प के सोशल पोस्ट को आप एनालाइज करोगे तो उनमें ही वेंट ट्रूली इन डिटेल्स कि मोदी ने एग्री किया है कि ऑब्वियसली आपने रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदोगे, एंड ऑल्सो ऑब्वियसली 18% किया है। बट दिस इज प्रॉब्ली फॉर द आइडिया दैट आपने रशिया से तेल नहीं खरीदोगे लेकिन वेनेजुएलन ऑयल खरीदोगे। एंड सो मैं मोदी जी का अगर सोशल पोस्ट एनालाइज करूँ उसमें कोई डिटेल्स नहीं है। उन सिर्फ ऐसे कह रहे थे कि ऑब्वियसली से शुरुआत हुई है, बातचीत ओपन हुई है, विच इज ग्रेट। बट मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जो भी डील हुआ है, अभी तो हुआ नहीं है, अभी डिटेल्स बाकी है एंड उसमें साइन करना बाकी है। दोनों कंट्रीज हैव टू एग्री टू द फाइनल वर्जन ऑफ इट। बट जो भी यहाँ पे सिचुएशन हमें दिख रहा है, ट्रम्प को मिला क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है।
ट्रम्प अगर उनके सारे कैबिनेट अगर कभी इंडिया को गालियां दे रहे थे महाराजा तारीफ लेकर, अब आपके एग्रीकल्चर को हटाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, डेयरी हटाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे. At the end of the day, which is good from a political standpoint from Modi, that he didn't budge. But at the end of the day, सब यही तो कहते हैं ट्रम्प को टैको है, ट्रम्प always chickens out. But my question is, what is the point? If you actually are doing diplomacy, why do you have to insult, humiliate, harass countries, individuals, name call, all kinds of stuff? पीटर नेवारो, महाराजा तारीफ बताया था, हावर्ड लुटनिक सितंबर में बताया था कि इंडिया इज गोइंग टू कम टू द टेबल एंड से सॉरी. यस, किस लिए सॉरी बोलेंगे? तो फिर उसके बाद आप ट्रम्प की देख लो, उन्होंने तो डेड इकोनॉमी बताया था. एक ट्वीट में बोला था कि डेड इकोनॉमी और पेपर टाइगर उनका इकोनॉमी लेके कहीं चले जाए, डजंट रियली मैटर. तो आपको इंडिया चाहिए क्यों? आप इंसल्ट इतना कर चुके हो. मेरे जैसे जो लोग हैं, वी आर कनेक्टेड टू इंडिया फ्रॉम ए फेथ पर्सपेक्टिव. हिंदू टेम्पल यहाँ पे आप 10 भी बना लोगे, वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का आपका वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगा. अगर मुझे शक्तिपीठ जाना है तो इंडिया जाना पड़ेगा, अगर मुझे उज्जैन जाना है तो इंडिया जाना पड़ेगा, अगर मुझे वाराणसी जाना तो इंडिया जाना पड़ेगा. तो एज ए हिंदू मैं अगर अमेरिका रहूं या लंदन में रहूं या पेरिस में रहूं, कहीं ना कभी मेरे तीर्थ यात्रा में मुझे इंडिया में ही जाना पड़ेगा. मेरा सिटीजनशिप उधर की हो या ना हो फर्क नहीं पड़ रहा है. फेथ के हिसाब से दैट लैंड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू मी. तो ये कहना कि हम हिंदू होके इंडिया के बारे में सोच भी नहीं सकते, दैट्स रॉन्ग फॉर मी. बट हमारा फाउंडेशन क्या है? हिंदुइज्म का फाउंडेशन ही क्या है? हम तो सबको इक्वली देखते हैं ना. ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, क्या फर्क पड़ रहा है हमारी? तो अगर हम लोग अब वहां पे है कि हमारे सॉवरेंटी है, तो वो सॉवरेंटी का भी राइट है डिसीजन करने का इंडिपेंडेंटली. उनको क्या चाहिए, कहाँ से खरीदना है, किसके साथ बिजनेस करना, आप कौन होते हो उनको डिक्टेट करने वाले कि किससे खरीदे किससे नहीं खरीदे? अब मैंने देखा है प्रेसिडेंट पुतिन साहब का कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, वो बोल रहे हैं इंडिया कैन बाय फ्रॉम वेयरएवर दे वांट. बट आल्सो एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक इंडिया कि इतना प्रेशर नहीं है कि वो रशिया से ना खरीदे. बट अगर ना भी खरीदे, दैट इज देयर ओन डिसीजन. बट कैन यू इमेजिन अगर रशिया वुड फ्लिप सो इराटिकली जैसे अमेरिका और ट्रम्प दिखाया, very mature reaction दिखा रहे हैं, which is what I think we as an independents have to actually focus on at this point of time. चलो मैं अभी वेनेजुएला की बात कर रही हूँ. ठीक है, इंडिया ने कभी हमेशा वेनेजुएला से तेल खरीदते थे, लेकिन सैंक्शन भी तो लगाया गया था. और वेनेजुएला का डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया इज 3 times more than रशिया. अगर आपने वहां से सस्ते में भी तेल खरीद लिया, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको आपको ऐड करना पड़ेगा. दैट्स नो प्रॉब्लम आल्सो इफ दैट्स हाउ यू वांट टू डाइवर्सिफाई. अच्छा, कहीं से आपने सस्ते में ले लिया, कहीं दूर से आपने कुछ डील में ले लिया, दैट्स ओके. बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड आल्सो माय थॉट प्रोसेस इज, हम हिंदू होके धार्मिक तरीका से हम पॉलिटिक्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं. जो भी पॉलिसी हम लोग एनालाइज करते हैं वो हिंदू लेंस में हम उसको देखते हैं. हाँ, तो फिर अगर वेनेजुएला से आप खरीद रहे हो, अब इफ दैट इज व्हाट यू वांट टू डू, नो प्रॉब्लम. बट आज का तो वेनेजुएलन ऑयल हैज बीन स्टोलन बाय अमेरिका, तो आप स्टोलन ऑयल क्यों खरीदोगे? ऑयल का तो कहने का ही नाम के लिए है, बाकी वो यूएस ऑयल हो गया ना. नाउ इट इज एन यूएस ऑयल. यूएस ट्रम्प ने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया, और लिटरली अमेरिकन कंपनीज आर मैनेजिंग इट, यूएस गवर्नमेंट, एंड उनका जो सेल मनी है सिटिंग इन कतार. तो इट्स ऑल आपको, मैं सोचती हूँ कि देखो पिछले शायद 200 साल में वेस्टर्न लेंस में वर्ल्ड को देखा गया है, वेस्टर्न लेंस में वर्ल्ड की पॉलिसी डिफाइन करा गया है, वेस्टर्न लेंस में आपकी डेमोक्रेसी को भी डिफाइन करा गया, सॉवरेंटी को भी डिफाइन करा गया. बट एट द एंड ऑफ द डे आज तो ये भी साबित हो गया ना, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर के बारे में आप बात कर रहे थे, इतने बड़े बड़े रूल्स बेस्ड ऑर्डर तो फार्स था. मार्क कार्नी आज दावोस में जाके बहुत अच्छा भाषण दिया, मुझे अच्छा लगा.
और मेरे ख्याल से वो भाषण सबसे अच्छा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी तो सच है कि आज आपके द्वार में ये टेरर आके खटखटाया तो आपने जाके बड़ा अच्छा भाषण दिया। जब तक नहीं हुआ रहा था तो आप बेनिफिशियरी थे, तब तक आप ना वो। तो तब वो चीज पैसा बना रहे थे, अभी बोल नहीं रहे थे। जी, एक चीज समझाइए कि ट्रम्प साहब को ये जरूरत क्यों पड़ी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूएस को जरूरत इसलिए पड़ी कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो अब खत्म होने की स्थिति में आ गई है। दे आर नाउ फाइनलाइजिंग द थिंग्स। तो वो आपका 25% टैरिफ तो वैसे ही कम हो जाता पेनल्टी, तो इसको 25% से 18% टैरिफ मानना चाहिए 50% की बजाय। कि ट्रम्प साहब को वैसे ही 25% तो अपने आप ड्रॉप हो जाता है यदि युद्ध खत्म हो जाता, जंग खत्म हो जाती, वॉर खत्म हो जाती, तो 25 से 18% है। दूसरा, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कह रहे हैं इतना खुश होने की क्या बात है, पहले 3% था, 3% से 18% पर आए हो आप। तो एक तो ट्रम्प साहब को क्यों जरूरत पड़ी ये करने की, जो आपने शुरू में बात की कि ऐसी क्या जरूरत है कि हिंदुस्तान को, अभी तो आप कहते हैं कि कहीं से खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, और फिर इससे क्या इंडो यूएस रिलेशनशिप में कोई, और भारत इतना चुप है, इससे बहुत सारे लोगों के सवाल खड़े होते हैं। जैसे आपने कहा कि यूएस में ट्रम्प साहब ने तो अपने सोशल पोस्ट पे सब कुछ लिख दिया और भारत सरकार कुछ नहीं लिख रही, तो बहुत सारे लोग जो सरकार के विरोधी हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब ये कि आप झुक गए हैं। देखिए, शायद अगर आप खुद को डेमोक्रेसी कहते हो तो आपको ये फ्रीडम तो लोगों को देना चाहिए कि आपका पार्टी से हो या पार्टी से ना हो, आप सपोर्टर हो या आप अपोज करते हो कोई लीडर को, आपको क्रिटिसिज्म करने का राइट तो डेमोक्रेसी ही देती है ना। आज जी मैं हमें मेरे ऊपर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मैं ट्रम्प के पॉलिसीज के बारे में बहुत मेजर क्रिटिसिज्म पे आ चुकी हूँ अब, लेकिन अब मेरे ऊपर भी अटैक हो सकती है। आज अटैक होने से मैं ये तो तय हो जाएगा कि ये कंट्री में डेमोक्रेसी है नहीं। अब जाके यहाँ पे लिटरली अगर यूएस सिटीजन को मारना पड़ रहा है आइस को पॉइंट ब्लैंक रेंज में, तो डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी खतरे में है। यस आप अगर इस डेमोक्रेसी है तो आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आप डेमोक्रेसी है तो आपको क्वेश्चन करना अधिकार है। आप डेमोक्रेसी है तो आपको मीडिया भी क्वेश्चंस उठाना चाहिए। सब एक ट्यून में बोलने लगे लगे तो ये तो स्टेट फंडेड मीडिया हो जाएगा ना। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर दैट देयर इज सम पॉलिटिकल कंपल्शन आल्सो। ट्रम्प ने क्यों किया? आपको मैं एक बात बताऊं, जब से ट्रम्प आया या जब से नहीं आया उससे पहले ट्रम्प हर रोज, every single day he was actually on a headline and he likes it, he loves it. उसको फर्क नहीं पड़ता वो किस पे हेडलाइन बना रहा है, लेकिन ट्रम्प क्या हेडलाइन बनना चाहिए। एंड दिस इज द स्ट्रेटजी, क्योंकि आप हर रोज का हेडलाइन में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप हाँ कोई आपका ना मॉर्निंग समझ आएगा ना रात समझ आएगा। आपको आज क्या बोल रहे कल क्या बोल रहे आपको समझ नहीं आएगा। हमारा अटेंशन साइकिल इज सो लो राइट नाउ। तो हमें 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले या 7 दिन पहले आपने क्या कहा आपको याद नहीं रहेगा। आज की बातें वो उसी के बारे में आपको लिटरली आप शो बनाओगे तो क्या होने वाला है कि पीपल आर नॉट गोइंग टू रिमेम्बर व्हाट ही हैज सेड। और उनके जो फैक्ट चेकिंग, इसीलिए हमारे यहाँ पे फैक्ट चेकिंग को बिल्कुल जीरो हो चुका है। उनके जो शब्द निकालती है उनके मुंह से जो कोई भी, या वेदर इट्स अ प्रेस यस कॉन्फ्रेंस, सोशल पोस्ट, जो भी है, या everything you can fact check and he's actually we are finding this is all false information। कुछ दिन पहले उन्होंने बताया था eggs price have come down to 400% negative। 400% आ गया तो आपको दुकान में जाओगे अंडे खरीदोगे तो आपको दुकानदार पैसा दे रहे हैं। अच्छा, तो आप कुछ दिन पहले बोल रहे थे, it is a few months ago he said our gas prices have gone down to $1.98। कौन से स्टेट में गए मुझे दिखाओ जरा। उसके बाद लगातार उनका शुरू हो गया गैस प्राइसेस आर लेस देन $3। तो मैं क्वेश्चन करती हूँ ये प्रोपेगेंडा कब तक चलेगा, कितने महीना चलेगा? कुछ दिन पहले तो आपने 1.98 बताया था, आप बोल रहे हो लेस देन $3। ये 2.5 में ना आ नहीं रहा है। so so the point I'm trying to say is there is a propaganda and its strategy is very clear at this point of time, and daily headlines is part of the strategy for नो बट Trump। व्हाट डज इट मीन जब वो ट्रम्प साहब कहते हैं कि भाई हमने $500 बिलियन का यूएस के साथ इंडिया बिजनेस करेगा, तो इससे इंपोर्ट कर रहा है और उसमें एग्रो प्रोडक्ट्स का भी जिक्र किया गया है। तो और वेनेजुएला का तो जिक्र उन्होंने साफ साफ कहा ही है कि वेनेजुएला पर हालांकि सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जब सरकारें नहीं बोलती उसका मतलब भी
यस होता है, क्योंकि रशिया के हिसाब से मैं देखूं इंडिया में कि इंडिया ने, ट्रंप साहब ने कहा कि रशिया से तेल मत खरीदिए, भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने देखा कि वो लगातार तेल खरीदना कम करते गए। तो क्या जो ट्रंप ने यूएस पोस्ट में, अपने जो सोशल पोस्ट में कहा है, वो बिल्कुल ठीक डील है? और क्या इसे फादर ऑफ डील्स भारत के नजरिए से कहा जा सकता है? देखिए, ये तो वो चीज हो जाएगा ना, आपको डरा के धमका के 500% तारीफ बोल के उसके बाद 18% में आने के बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे कम हो गया, ये 25% नहीं है ना, 50% है, हमने बहुत अच्छा डील कर लिया। that's not how you should see. To me, अगर कोई भी डील हो, एक डील उसको सक्सेसफुल कहा जा सकता है जब दो पार्टी दोनों विन विन सिचुएशन में आए। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि विन विन सिचुएशन कौन है, क्योंकि ट्रम्प के हिसाब से ट्रम्प इज द डैडी ऑफ द वर्ल्ड, और मोदी जी के जो सपोर्टर है उनके हिसाब से दे आर द वन हु एक्चुअली गेन्ड अ लॉट। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हो क्या रहा है, मिडिल जो एनालिसिस कॉन्वर्सेशन है वो हो नहीं रहा है। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे कोई, इफ यू लुक एट यूएस इंडिया रिलेशनशिप, ये तो इम्पोर्टेंट है, वी ऑल नो ट्रम्प हैज मेड इट इज अ मैसिव chaos, we understand that, but Yes. there is no guarantee कि कल जाके, आज तो बहुत अच्छा अच्छा बोल दिया कि हाँ मेरा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त में एक है, हाँ, कल सवेरे उनका मूड फिर से खराब हो गया, कुछ भी और बोल देंगे। तो आप इसको, माय पॉइंट इज, माय सजेशन इज, इसको टू द पॉइंट आपको एनालाइज करके उसको एकदम बाइबल जैसा नहीं लो। द रीजन आई टेल यू इज, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब ईयू के उर्सुला यहाँ पे आए थे अमेरिका में, यहाँ पे नहीं आए थे वो, उनका जो डील हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ट्रम्प के साथ कहीं और हुआ था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, उन्होंने बताया था कि 700 बिलियन, आई बिलीव इट वाज बिटवीन 650 टू 750 बिलियन डॉलर का डील कहा था। उसके बाद उर्सुला ने लिटरली क्लैरिफाई किया है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था दैट वाज अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसमें वो कंफर्म नहीं कर सकते होगा कि नहीं होगा। सो ये बात इधर भी हो सकता है। कुछ दिन पहले टोयोटा के बोल दिया कि वो जाके बोल दिया कि टोयोटा इन्वेस्टिंग $10 बिलियन, उसके नेक्स्ट दिन टोयोटा का क्लैरिफिकेशन आ गया था ट्वीट से कि ऐसा कोई हमने तो कुछ किया नहीं। आई एम रिफ्रेजिंग देयर ट्वीट, बट दिस हैज हैपेंड अगेन एंड अगेन। अभी साउथ कोरिया का जो डील हुआ था उसमें भी उन्होंने बड़ा चढ़ा के बोल दिया था कि इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन उनका जो जीडीपी है उससे लिटरली, if you look at the investment he said he is going to do, South Korea is going to do, it makes no sense. How will you do that? तो मुझे नहीं लगता कि क्या कहता है, आपका सेंस क्या कह रहा है इस डील को लेकर? क्योंकि एक और बात हुई कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, उनसे कल सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं जानकारी है इसकी, पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो इसको देख रहे हैं, जबकि डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में ही थे अभी। तो इसका मतलब कुछ डाइसी है, या भारत सरकार को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है? आपको लगता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है अभी इसको बहुत नहीं मानना चाहिए? देखिए, मैंने काफ़ी सारा सोशल पोस्ट देखा है, अमित शाह जी का देखा है, ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी के देखा है, सब उसको वाह-वाह कर रहे थे। लेकिन वो पीयूष जो गोयल जी का जो इन्फॉर्मेशन मैंने देखा, उसमें वो वेनेजुएला का ऑयल के बारे में बात कर रहे थे। तो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आल्सो से इज दैट, अगर मेरा एक क्वेश्चन है, ऑब्वियसली एज एन इंडियन यू कैन से बेटर, माय क्वेश्चन is, if you are reducing Russian oil, is it because America is actually forcing you to do so? And that's a concerning situation. मेरे हिसाब से अमेरिका कौन होता है सबको दादागिरी दिखाने वाले? मेरे हिसाब से मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन अमेरिकन हूँ, उनके हिसाब से मैं तो अमेरिकन बन ही नहीं सकती, एक ब्राउन हिंदू होके मैं असिमिलेट नहीं कर सकती ना। इसका मतलब ये सवाल तो बेमायने हो गया ना, इट इज मीनिंगलेस कि वो कौन होते हैं। You are accepting the terms. No, so
See, that's what I'm saying, right? I mean, Indian government is not saying it as clearly as Donald Trump put it. इसका आपको समझ आएगा जब डील साइन होगा. अभी तो इनिशियली बोल दिया कि हाँ हम लोग बात किए हैं, ये यहाँ पे वो लोग हैंडशेक कर रहे हैं. आपके सर्जियो गौर सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं उनके बारे में. लिटरली जयशंकर के साथ मैंने स्कॉट बेसेंट का हैंडशेक पिक्चर देखा है, मार्को रूबियो का पिक्चर देखा है. So we'll see what happens, and I'm not taking it as a done deal. Obviously, I'm also looking at it from my standpoint, my lens as to historically President Trump ने कैसे मीडिया को यूज किया है कुछ बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए उनके ऑडियंस के लिए. लेकिन the sad fact here is वो जो कहते हैं वो उनके सोशल मीडिया पोस्ट से that becomes the headline. And that has become the headline throughout America, and India has to figure out where they want to go. Because मैं भी question पूछ रही हूँ, are you really stopping Russian oil purchase? Because that's a concern. अगर आपके साथ रशिया साथ दिया है 1970 वॉर में, 1971 का वॉर में, अगर इतना आपको साथ नहीं देते तो आप इंडिया आज कहाँ रहते? Russia is a permanent friend. We believe it's like that. But politically there could be some changes as well. So I say keep an eye on that. There could be some geopolitical shifts. India probably उनके अगर Ministry of External Minister का अगर मैं सोशल मीडिया पोस्ट अगर और उनका जो रिलीज आती है, प्रेस रिलीज आती है, उनका जो प्रेस रिलीज को मैं यार एनालाइज करूं, उसमें स्पेसिफिकली लिखा है, दो लाइन लिखा है. वो हमेशा यही लिखते हैं. फर्स्ट है कि इंडिया की सिक्योरिटी और 1.4 बिलियन पीपल की सिक्योरिटी इज द टॉप फोकस. वी ऑल अंडरस्टैंड दैट एज ए गवर्नमेंट दैट शुड बी योर फोकस, बट इट डजंट आंसर whether they are stopping Russian oil purchase. Okay. It doesn't answer whether they are actually shifting to Venezuelan oil purchase. But at the end of the day, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर आप फाइनल एक लैंड हो जहाँ पे हिंदू का एक ही लैंड बचा हुआ है, आज आपने बांग्लादेश खो दिया, अफगानिस्तान खो दिया, पाकिस्तान खो दिया, आपका और कोई जगह नहीं है, सिर्फ इंडिया है, और वहाँ पे अगर आप एज वैदिक हिंदू प्रिंसिपल के ऊपर पॉलिटिक्स हम लोग ना कर पाए, उसके बेसिस में आपने डिसीजन ना ले पाए, तो आगे जाके हिंदूज को क्या होने वाला है? कहाँ जाएंगे वो लोग? मुस्लिम्स को तो 57 कंट्रीज है, क्रिश्चियंस हैव 130 कंट्रीज, बुद्धिस्ट हैव 10 कंट्रीज. आप बार बार इस सवाल को उठाते हैं, खासतौर से यूएस में हिंदुओं को लेकर, इंडियंस को लेकर. क्या कोई कंसर्न भारत सरकार का दिखाई देता है? यूएस सरकार तो नहीं कर रही. Do you think is there any concern? I didn't see anything. I will continue to raise the concern. और ऐसे भी मैंने ये भी सुनती रहती हूँ, अच्छा वो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्यों नहीं आ जाते, इंडिया में क्यों नहीं आ जाते हो? That's not the point. The point is आपने हिंदूज को पाकिस्तान से भगाया, अफगानिस्तान से भगाया, बांग्लादेश से भगाया. लिटरली जो पोर हिंदूज है, अभी आपके SC/ST एक्ट जो आपने लागू किया है उसमें ब्रेनी सम हिंदू पीपल जनरलाइज्ड कैटेगरी में जो है उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो इकोनॉमिक माइग्रेशन करते हैं. और मैं जहाँ से आई हूँ, मैं शायद दिल्ली में पहुंच जाती, मैं शायद पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, कहीं मेनलैंड में पहुंच जाती, इफ नॉट अमेरिका. अमेरिका वॉज नेवर ए टारगेट कि यहाँ पे आना ही है. अपॉर्चुनिटी मिला तो आए हैं, और नहीं मिलता तो ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ के किसी को घूस दे के डंकी मार के यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आ जाते. दैट वाज नॉट द मेंटेलिटी एट ऑल. किसी और का हो सकता है, बट दैट वाज नॉट माय मेंटेलिटी. अपॉर्चुनिटी मिला, आए हैं. दैट्स हाउ इट इज, सिंपल एज इट इज. बट द पॉइंट आई एम सेइंग इज, हम अगर यहाँ पे आए हैं, 20 साल पहले तो आपने ये तो नहीं कहा था हम यहाँ पे आने के बाद हमें हिंदुइज्म से कन्वर्ट करना पड़ेगा. आपने ये तो नहीं बताया था कि आपको यहाँ पे बैठ के इंडिया को गाली देना पड़ेगा. ये सब तो हमें पता ही नहीं था ना. तो अगर हम आज ये सब बोल रहे, मतलब समथिंग वी आर नोटिसिंग ओवर हियर, एंड इट्स हैपनिंग एवरी सिंगल डे. लिटरली आज की बात है, पीट हेगसेथ, हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अभी उसको डिफेंस भी नहीं कहा जाता है, वॉर कहा जाता है,
उनके सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ जो बोल रहे थे लिटरली दिस कंट्री इज ए क्रिश्चियन कंट्री, आप चाहो या ना चाहो आपको फोर्स करा जाएगा और जो प्रेशराइज करा जाएगा और आपको इंटिमिडेट करा जाएगा आपको कन्वर्जन कराने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन तो ये है, मैं तो यहाँ से 1 इंच भी नहीं मूव होने वाली हूँ, बिकॉज आवर हिस्ट्री वाज दैट, our history was that, and you guys actually thrown out Hindus from different places. आज मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे रहूंगी, वहीं से अब आवाज उठाऊंगी, मुझे जगह मिले या ना मिले, सिटीजनशिप का कोई प्रॉब्लम हो, डजंट रियली मैटर, मैं नहीं मूव कर रही हूँ, मैं यहीं से आवाज उठाऊंगी और होपफुली somebody is going to listen that there is a genuine problem। और इंडियन गवर्नमेंट को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसको इक्वेशन में रखो आपकी trade deal में, because when you do a trade deal people are going to come here, when they are going to come here to the corporations, उनको एक साइड में गालियां मिलती है, उनको बोला जाता है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, एग्जैक्टली उनको बोला जाता है आप लोग यू आर स्टीलिंग आवर जॉब्स, उनको बोला जाता है कि यू आर फिल्दी, यू डोंट बिलोंग हियर, यहाँ पे एक क्लास लेबर के जैसा उनको ट्रीट करा जाता है। सो ये ना हो नेक्स्ट जनरेशन हिंदूज और इंडियंस जो यहाँ पे आए, ये सिचुएशन ना बने यहाँ पे, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा एम्बेसी टू एम्बेसी डिप्लोमेटिक तरीका से, बट आई डोंट सी दिस इज हैपनिंग यू नो आउट या you कि is there any concern of Indian जो हाई कमीशन एम्बेसी जो है वहां पर या इंडिया मिशन जो है वो उसके कोई कंसर्न है इस पर? आर दे शोइंग द कंसर्न? नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। तो एक सवाल और करते हैं यूएस के अलावा कि जो ईयू डील हुई है, यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई है, उसको हमने यहाँ पर कहा मदर ऑफ डील्स, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं जितना मैं भी यूएस ईयू में गया, जर्मनी, फ्रांस और उधर, वो लोग इतने आसान लोग नहीं है, दे आर नॉट सिंपल एंड क्लियर कट पीपल। उनके बहुत सारे कंसर्न होते हैं ट्रेड्स के अलावा भी, ह्यूमन राइट्स का है और तरीके की बातें हैं, माइनॉरिटीज कंसर्न्स हैं, तमाम तरीके की बातें वो करते हैं। तो जो डील ईयू के साथ हुई है क्या उसे भी हम फाइनल डील के तौर पे देख सकते हैं या अभी वहां पर ईयू पार्लियामेंट में, ईयू के कंट्रीज में ये सब बातें होंगी? मैं तो एक सीधा बात करने वाली हूँ, वो आपके दर्शकों को शायद अच्छा भी ना लगे, मैं ये कहूंगी जो ब्राउन हिंदूज है स्पेशली, आप कहीं पे भी चले जाए, अमेरिका, ईयू, ब्रिटेन में चले जाए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, आयरलैंड में चले जाए, हर जगह में चले जाए, मुझे नहीं लगता कि पीपल लाइक अस, आप इंजीनियरिंग डिग्री से लेकर आओ या एमबीए या तो पीएचडी लेकर आओ, यहाँ पे नासा में काम करो एंड यू डू वेल फॉर योरसेल्फ, एट द एंड ऑफ द डे आई एम कंसर्न्ड अबाउट आवर इक्वल राइट्स। आपको जीने का अधिकार है एज ए ह्यूमन, डजंट मैटर व्हाट इज योर कलर, क्या रेस है, क्या एथनिसिटी है, दिस इज व्हाट यू हैव कम्युनिकेटेड टू अस, हमें यही आपने सेल किया है पिछले 20 साल 50 साल में, दीज कंट्रीज फोकस ऑन डेमोक्रेसी, दीज कंट्रीज फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स, लेकिन हिंदूज के ऊपर, ब्राउन हिंदूज के ऊपर आपको ये नहीं दिख रहा है, ये और ज्यादा होगा। आज तो मैं बात कर रही हूँ, आपको आपने देखे होंगे कि यहाँ पे लिटरली अमेरिका में कितने सारे इंडियन स्टूडेंट्स को मारा गया है, ये अभी कम हुआ है शायद थोड़ी देर के लिए, बट ये H1B का जो एजेंडा चल रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। और आप यहाँ पे 50,000 100,000 हिंदूज को यहाँ पे भेजोगी, बट फिर भी उनको दे हैव टू लिव लाइक दे आर सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सिटीजन्स हियर, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम यहाँ पे आए, मैं कभी यहाँ पे नहीं आई थी सोच के कि हमें एक दिन स्लेव की जैसा हमें रहना पड़ेगा या सेकंड थर्ड ग्रेड के जैसा रहना पड़ेगा, दैट्स नॉट व्हाट आई थिंक, व्हाट आई थॉट। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे जैसे लोग यहाँ पे आके आपके जॉब चुरा रहे, तो आपको लाना ही क्यों यहाँ पे? आपकी कंपनीज जो हेड्स है उनको पकड़िए ना, आप लोगों को क्यों पकड़ रहे हो? तो इनको, दिस इज पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे व्हाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म इज अ रियल थिंग, and this is happening from a political party, from our government every single day। इसीलिए मैं आपको एग्जांपल भी दे रही हूँ, रोज हो रहा है। आप रिपब्लिकन पार्टी की ट्वीट्स देख लीजिए, एवरी संडे देयर इज अ सरमन फ्रॉम बाइबल। आपके आरएसएस बोलो, आपके बीजेपी बोलो, बजरंग दल बोलो, ऑल काइंड्स ऑफ हिंदू अलाइंड ऑर्गेनाइजेशंस, कितना गीता का पोस्ट आप पोस्ट करते हो लोगों के लिए?
नहीं करते हो ना. The point I'm trying to say is this is actually sticking to our eyes right now. Every Sunday you will There see is a sermon from them. It's not just the party, but right-wing organizations, whether it's a Heritage Foundation ho, CPAC ho, all kinds of stuff. So you have to pay attention. This is a real thing. अगर मैं brown हूँ, मुझे फिर भी accept करा जाएगा अगर मैं convert हो गई तो. हो गई तो So the Christian nationalism, white Christian supremacy, these are real issue. It's going to, it was our problem here. Racism is a massive problem. Literally, उसके बारे में कभी और भी बात करेंगे. लेकिन this is part of our DNA. जी, लेकिन लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक जो हमारी ट्रेड डील पर भारत सरकार की बात होती है, उनको ये सारे इश्यूज को भी उस डील के दौरान इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, या चुप क्यों रहते हैं? चुप क्यों रहते हैं मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप ट्रेड डील बात कर रहे हो, आप पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात कर रहे हो, आप माइग्रेशन की बात कर रहे हो, आप वर्कर्स की बात कर रहे हो, आपके कंट्री से वाइट लोग नहीं आएंगे, आपके कंट्री से ब्राउन और हिंदूज मोस्टली आएंगे, और उनको वो शायद सेकुलर होंगे. वी अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल सेकुलर एट द एंड ऑफ द डे. हम यहाँ पे हिंदुइज्म एक्सपैंड करने नहीं आए थे जैसे क्रिश्चियंस करते, मुस्लिम करते और अब बाकी अदर रिलीजन करते. लेकिन हम यहाँ पे अभी स्टिकिंग प्रॉब्लम हो चुका है. हमारे जैसे लोग अगर बात आज नहीं करेंगे तो हमारा शायद कल ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहेगा कि हम करें और लोगों को भी बताए कि आप यहाँ पे मत आओ. हम तो ये भी बोल रहे हैं ना कि यू डोंट कम हियर, एंड वो ऊपर से हमें गालियां भी सुनना पड़ता है विजय जी कि ओ वो तो उधर बैठी है बोल रही है कि मत आओ. यहाँ पर भी गाली खाएं, वहाँ भी गाली खाएं. I am saying it because 20 years ago किसी ने हमें नहीं बताया कि शायद यहाँ पे ऐसा होने वाला है. अगर मैं वार्न कर रही हूँ इसका मतलब नहीं है कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, अपना रिलीजन छोड़ दिया और हम सिर्फ इंडिया में बसते. इंडिया तो फेथ का कनेक्शन है ना, उसका तो और कोई कनेक्शन. अगर आपने तो मुझे डुअल सिटीजनशिप नहीं दिया ना, तो अगर मेरे को उधर यहाँ पे कुछ हुआ तो ऐसा तो नहीं कि मुझे सिर्फ इंडिया में ही जाना पड़े, है ना. तो मेरे ख्याल से जो हम आपके दर्शकों हैं उनको ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझना चाहिए. और हिंदूज के ऊपर जो इंडिया में गालियां मिलते हैं, हिंदूज को जो यहाँ पे जो है इनको जो हेरासमेंट मिलता है, ये सब के बारे में उनको समझना चाहिए. आई अंडरस्टैंड यहाँ पे तो लिटरली एजेंडा चलाया जा रहा है, हिंदूज आर किलिंग क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स इन इंडिया. ये आपको यूज करेंगे ह्यूमन राइट्स की तरफ से इंडिया को काबू में रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. या दिस इज ऑलवेज बीन हैपनिंग. अब मुझे बताइए, आपके इतने सारे क्रिश्चियन कंट्रीज है, 130 कंट्रीज, अपने 57 मुस्लिम कंट्रीज है, आपको इंडिया में ही जाके सबको कन्वर्ट करना है. आपको ये जो छोटा सा पूल बचा हुआ है आपको उससे भी प्रॉब्लम है. इतने ग्रीडी हो, इतने लास्टी हो, आप थोड़ा सा लोगों को छोड़ नहीं सकते हो. लेकिन दैट इज द पॉइंट, दे कांट. इनकी एजेंडा ही ये है, आपको कन्वर्ट कराना ही है. और आपको कन्वर्ट जब तक आप नहीं करोगे, आपको तरह तरह से आपको नीचे परेशान करके आपको नीचे कराया जाएगा. और उसी के वजह से आप कन्वर्ट भी हो जाओगे. आपको लगेगा आप कन्वर्ट कर लिया, वाह, अब मुझे वो सब गालियां नहीं सुनना पड़ेगा. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी यहाँ पे देखोगे, जो अगर ब्राउन क्रिश्चियन कोई है या ब्लैक क्रिश्चियन कोई है, वो भी तो व्हाइट क्रिश्चियंस के नीचे है ना. तो फिर रेस आ जाता है बाद में. तो कुछ ना कुछ आपको हमेशा नीचे करने की कोशिश करेंगे. सो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये हिंदूज जो इंडिया की हिंदूज जो है ना, उनको जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा ओपन माइंड रह के सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है. माय एडवाइस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कम हियर. We came here, we're seeing what is going on. I know things are very volatile here. अगर आओगे तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. हाँ, कुछ भी हो सकता है. नाउ एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने देखा होगा आयरलैंड में क्या हो रहा है, अब ब्रिटेन में भी जो इस्लामिक एक्सपेंशन हुआ है वो हिंदूज के ऊपर भी टारगेट किया है कुछ दिन पहले, आपने देखा है. तो ये बंद नहीं होने वाला है. आप इंडिया में रहो या ब्रिटेन में रहो या ऑस्ट्रेलिया या यूएस, डजंट मैटर. इफ यू आर हिंदू यू आर ए टारगेट. एंड ऊपर से उसके बाद आपका ब्राउन स्किन है, आप कन्वर्ट भी हो जाओगे, फिर रेस आ जाएगा इक्वेशन में.
So you're not going to win. You are a loser to begin with. तो मेरे ख्याल से आप इंडिया में रहो, इंडिया का विकास करो. इंडिया में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अब अगर नॉर्थ ईस्ट में हो तो फिर चेन्नई में आ जाओ. इकोनॉमिक माइग्रेशन ही करना है, वहीं पे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. वहां से आप नॉर्थ ईस्ट में जाके माइग्रेशन पर फोकस करके डेवलप करें, कुछ काम करते रहे. लेकिन ये बहुत सीरियस कंसर्न है जिस पर आप चिंता कर रहे हो. पिछली बार भी हमने कहा, हम समझते हैं कि भारत की सरकार को भी इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. यूएस तो जो करेगा, वी शुड पुट प्रेशर ऑन देम कि किस तरह से हो. यूएस हमें सेव नहीं करेंगे. नहीं, यूएस नहीं, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस काम करना चाहिए. जी, ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू एड्रेस दिस कंसर्न, बिकॉज हमारे जैसे लोग यहाँ पे आपके कॉर्पोरेशन के थ्रू आए थे. मैसिव लोग अगर 2000 के बाद ही आए थे ना, तो यहाँ पे मेजर कॉर्पोरेशन, अब टेक कॉर्पोरेशन के थ्रू ही आए थे, प्रोडक्ट बिल्ड करने, सॉफ्टवेयर बिल्ड करने, कोडिंग करने, ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, राइट. तो अगर दिस इज पार्ट ऑफ योर ट्रेड एजेंडा, तो आपको ये इकोनॉमिक माइग्रेशन भी इक्वेशन में रखना चाहिए कि आपके कंट्री से तो व्हाइट लोग नहीं आ रहे ना, आपके कंट्री से हिंदू आ रहे हैं, आपके कंट्री से ब्राउन लोग आ रहे हैं. तो यहाँ पे आने के बाद अगर आपके कंट्री में रहना चाहे, यहाँ पे सिटीजनशिप आपने ग्रांट किया, इसका मतलब तो ये नहीं बनता कि वो थर्ड ग्रेड स्लेव बन जाए. इससे पहले तो आप खुद ही बोल दो, आना ही जरूरी नहीं है, आप वहीं पे रह के काम करो. और ऊपर से आपको ये भी तो डिस्कस करना पड़ेगा विजय जी, आपके जो यहाँ टॉप कंपनीज है यहाँ पे, फेसबुक, अमेजोन, गूगल एंड एक्सेट्रा, वहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस अमेरिकन कंपनी है ना. एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन इंटरेस्ट देखेंगे, इंडिया की और हिंदूज का इंटरेस्ट तो नहीं देख रहे ना. तो दैट्स आल्सो यू हैव टू डिस्कस. चलिए, इस पे चर्चा करेंगे. बहुत अच्छी चिंता है आपकी, बहुत कंसर्न जो है उससे भी हम लोगों को थोड़ी चिंता भी हो रही. सोचते हैं कि भारत सरकार भी इस पर देखे. यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना भी ध्यान रखिए. और बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कि आप इस तरह से खुलकर बात करते हैं यूएस को लेकर. लेकिन यूएस में अपना भी ध्यान रखिए और ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. थैंक यू सो मच. हर हर महादेव. हर हर महादेव.